नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन साइंस और टेक्नोलॉजी का कॉम्पिटिटिव सेशन लेकर के बच्चों यूट्यूब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सेशन केमिस्ट्री का है। इसके पहले वाले सेशन में हमने डीप डिस्कशन किया था थ्योरेटिकल, और आज भी पार्ट 2 लेकर के एमसीक्यू के साथ थ्योरेटिकल डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज जो सवाल लाए हैं वो पीएनएसटी के हैं, नीट के हैं, स्टेट पीएससी के हैं, यूपीएससी, एसएससी और नर्सिंग के उन सवालों का थ्योरेटिकल डिस्कशन करेंगे जो आने वाली परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। हमारा सेशन शाम को 5 बजे लाइव होगा। यदि आप कुछ सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो शाम को 5 बजे लाइव सेशन के दौरान कमेंट सेक्शन का उपयोग कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, हम उसका तुरंत जवाब आपको देंगे। सवाल पूछते समय जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ केमिस्ट्री पर सवाल पूछें। आप बॉटनी पर पूछ सकते हैं, जूलॉजी पर पूछ सकते हैं, फिजिक्स पर सवाल पूछ सकते हैं, कंप्यूटर, एनवायरनमेंट, जो भी साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ सवाल हो, आप कमेंट सेक्शन में हमसे सवाल पूछिए, हम तुरंत उसका जवाब देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो एमसीक्यू ऑन केमिस्ट्री विद थ्योरेटिकल डिस्कशन पार्ट 2 लेकर के बच्चों आपके सामने सेशन की शुरुआत करें। और पहला सवाल बताएं आपको यह केमिस्ट्री का सेशन, यह सवाल यूपीएससी में और नीट में पूछा गया। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। डीएनए आप जानते हैं, डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। पहला सवाल, डीएनए का पूर्ण जल अपघटन, डीएनए का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस क्या बनाएगा, यह सवाल है। लिख देते हैं सवाल को। डीएनए का पूर्ण जल अपघटन, पूर्ण जल अपघटन यानी इसकी हाइड्रोलिसिस। यदि डीएनए का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की जाए तो उत्पन्न करता है ऑप्शन दे रहे हैं आपको, ध्यान से ऑप्शन को पढ़िएगा। यदि आपको रासायनिक क्रिया पता होगी तो ठीक, नहीं पता होगी तो रासायनिक क्रिया के लिए डिस्कशन का पेज हम लाए हैं। आपको बताएंगे कि डीएनए का कंप्लीट जब हाइड्रोलिसिस होती है तो उसका रिएक्टेंट या प्रोडक्ट क्या बनता है, ये बताएंगे हम आपको। बीटा D2, बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज फास्फोरिक अम्ल और यूरेसिल। पहला ऑप्शन D2 डीऑक्सीराइबोज फास्फोरिक अम्ल और यूरेसिल। दूसरा बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज फास्फोरिक एसिड
यूरेसिल की जगह एडिनिन। हाइड्रोलिसिस के बाद के रासायनिक अभिक्रिया पूछ रहे हैं। यदि आपने डीएनए को पूरी तरह से पढ़ा होगा तो ये बन जाएगा जवाब बीटा डी राइबोज। फास्फोरिक एसिड और थायमीन। और डी ऑप्शन दे रहे हैं बीटा डी राइबोज फास्फोरिक एसिड एंड यूरेसिल। यदि पूरा का पूरा हाइड्रोलिसिस हो जाए, किताब पर लिखा हुआ है डीएनए का पूर्ण जल अपघटन किया जाता है तो क्या बनता है, यदि ये भर याद होगा आपको यूरेसिल, एडिनिन, थायमीन, यूरेसिल, तब भी आप इसका जवाब कर लोगे। ये जो विस्तार से इधर लिखा हुआ है कि बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज फास्फोरिक एसिड या बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज फास्फोरिक एसिड, एडिनिन या थायमीन या यूरेसिल, इससे बहुत मतलब नहीं है। आपको ये बताना है कि डीएनए का पूर्ण जल अपघटन पर यूरेसिल बनता है, एडिनिन बनता है, थायमीन बनता है या बीटा डी राइबोज फास्फोरिक एसिड यूरेसिल बनता है। तो ये पहला सवाल नीट का, पीएनएसटी का, यूपीएससी का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। आप इसका सही जवाब बताइएगा। नहीं बनेगा तो पूरा डिस्कशन, थ्योरेटिकल डिस्कशन हम डिस्कशन के पहले पेज पर करेंगे। बच्चों, दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल अम्ल है? इसमें 4 ऑप्शन हम आपको देंगे। इन में प्रबलता अम्ल की कैसे पहचानते हैं, ये आपको पहचानना है, ये आपको बताना है, कारण भी बताना है हमें। यदि आपको कारण पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ए ऑप्शन दे रहे हैं, ये बेंजीन वाली रिंग, अल्टरनेट इनके डबल बॉन्ड, पहले पर लगाया हमने OH और तीसरे पर लगाया हमने NO2। बी ऑप्शन दे रहे हैं, फिर से वही, लेकिन यहां पर NO2 जहां OH लगाया और NO2 की पोजीशन को चेंज करते हुए NO2 यहां लगा रहे हैं। सी ऑप्शन दे रहे हैं, ध्यान से बताइएगा। यहां पर फिर OH लगाया और यहां पर Cl लगाया और डी ऑप्शन दे रहे हैं, डी को इधर लिखे देते हैं कि इस रिंग पर, इस बेंजीन रिंग पर दूसरे कार्बन पर OH ग्रुप लगाया और तीसरे कार्बन पर NO2 ग्रुप लगाया। इसमें प्रबल अम्ल कौन सा है ये आपको बताना है। सोच विचार कर जवाब कीजिए। यदि आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट को पढ़ा है, तो सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है इसके लिए सिद्धांत है। यदि आपने वो सिद्धांत पर पढ़ा है
तो उत्तर बनेगा। नहीं पढ़ा है तो इसके लिए भी हमने डिस्कशन का पेज लगाया है, डिस्कशन पर आपको समझाएंगे। तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव यानी बायोलॉजिकल डिग्रेडेबल पॉलीमर है, निम्नी बहुलक है। ऑप्शन दे रहे हैं आपको, नायलॉन 2, नायलॉन 6। बी ऑप्शन दे रहे हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, सी ऑप्शन दे रहे हैं बैकेलाइट। हिंदी में लिख लीजिए, स्पेलिंग कुछ किताबों में बी से शुरू, बैकेलाइट। और डी ऑप्शन दे रहे हैं पॉलीथीन। कौन सा एक जैव निम्नी बहुलक है, यह आपको बताना है। नायलॉन 2, नायलॉन 6, पॉलीविनाइल क्लोराइड, बैकेलाइट या पॉलीथीन। इसका भी सही ऑप्शन करने की कोशिश कीजिए। अब मान लीजिए सवाल, आपको लगता होगा सवाल सर कठिन पूछ रहे हैं, पर सवाल ऐसे ही परीक्षा में आते हैं, ऐसे ही सवालों से आप रूबरू होते हैं और ऐसे ही सवाल करने भी होंगे। तो निम्नलिखित में से कौन एक जैव निम्नी बहुलक है? यदि आप उत्तर उसका ए बताते हैं, बी बताते हैं, सी बताते हैं, डी बताते हैं, तो उत्तर के साथ आज के सेशन में कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा क्यों। नहीं बनेगा तो उसके लिए हमने डिस्कशन का पेज लगाया है, डिस्कशन पर इसको विस्तार से समझाएं। चौथा सवाल, एक हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पीएनएसटी में पूछा गया सवाल, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन का ,40.68% हाइड्रोजन, ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोजन का 5.085%, कार्बन इतना है, एक यौगिक है, कार्बन का परसेंटेज इतना है, हाइड्रोजन का परसेंटेज इतना है, और शेष नीचे लिखिएगा, और रिमेंस जो बचा, और शेष ऑक्सीजन है। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो इसका आणविक सूत्र या मूलानुपाती
सूत्र क्या होगा? थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो ये उत्तर आएगा, इसीलिए हम सवाल को धीमा लिख रहे हैं। कार्बनिक यौगिक है, कार्बन का परसेंटेज इतना है, हाइड्रोजन का इतना है, और बचा जो भाग है, जैसे ये मान लीजिए 45% हो गया, तो जो शेष बचा वो ऑक्सीजन है। तो इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा ये आपको बताना है। पहला, सोच समझकर जवाब कीजिएगा। C2H5O है। बी ऑप्शन दे रहे हैं C2H3O2 है। सी ऑप्शन दे रहे हैं C3H4O2 है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं C4H3 और O है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन इतना है, हाइड्रोजन इतना है, शेष ऑक्सीजन है। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला या मूलानुपाती सूत्र क्या होगा ये बताइएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, फिर बताइएगा। नहीं बनेगा तो डिस्कशन के पेज में हम विस्तार से आपको इसको भी समझाएंगे। बच्चों, 5वां सवाल, एक ऐसा सॉल्वेंट है, सॉल्युबल है, विलेय है, जो वाष्पशील नहीं है। जरा सवाल को समझने की कोशिश कीजिएगा। यूपीएससी में पूछा गया है सवाल, पक्का है कि नीट में भी पूछा जा सकता है, पीएनएसटी में भी पूछा जा सकता है। पहले सवाल को समझने की कोशिश करिएगा। गैर वाष्पशील विलेय है, विलेय युक्त एक विलेय का मोल अंश .20 है। ठीक। और विलायक का वाष्प दाब यानी प्रेशर और विलायक क्या, जिसमें विलेय घुला हुआ है, और विलायक का वाष्प दाब 0.75 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM है। तो विलयन का वाष्प दाब क्या होगा लिख लीजिएगा। तो विलयन यानी सॉल्यूशन विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, क्या अब इसको भी कैलकुलेट करना है। ए ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह 0.2 ATM है। बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह 0.15 ATM है। सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह 0.30 ATM है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं कि 0.6 ATM है। इसमें से कैलकुलेट करोगे तो एक उत्तर निकलता है, उसी उत्तर को आपको बताना है। नहीं बनेगा तो इसका कैलकुलेशन करके 5वें सवाल में हम आपको समझाएंगे। बच्चों, 6वां सवाल, 6वें सवाल में खाली स्थान को भरना है। किसके निर्माण में, यानी खाली स्थान में आपको जिस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा इस प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है उसका नाम लिखना है। 6वां सवाल, के निर्माण
के लिए तनुकृत, मतलब डाइल्यूट से उसको कम कर दिया गया, पानी मिला दिया गया, तनु कर दिया गया, तनुकृत क्षारीय माध्यम में, बेसिक मीडियम में पोटेशियम आयोडाइड तथा पोटेशियम परमैंगनेट के साथ KmNO4 के साथ अभिक्रिया करता है। किस चीज के निर्माण के लिए तनुकृत क्षारीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड पोटेशियम परमैंगनेट यानी Ki प्लस KmNO4 के साथ कौन सी चीज बनती है रिएक्शन के द्वारा, यह आपको बताना है। क्या ऑप्शन दे रहे हैं? क्या IO2, बी ऑप्शन दे रहे हैं IO4, सी ऑप्शन दे रहे हैं IO3 और डी ऑप्शन दे रहे हैं I2। किसके निर्माण के लिए तनुकृत क्षारीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड और KmNO4 के साथ अभिक्रिया करता है? क्या वह IO2 है, क्या वह IO4 है, क्या वह IO3 है, क्या वह I2 है? सही उत्तर को टिक कीजिए। नहीं बनेगा तो रासायनिक अभिक्रिया को करा करके हम इस प्रश्न को आपको समझाएंगे। 7वां सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। निम्नलिखित में से कौन सा CH3CHO एस्टल्डिहाइड और C6H5 CH2CHO, मतलब एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित किया गया, यह फंक्शनल ग्रुप जोड़ा गया, के बीच भेद करने के लिए उपयुक्त परीक्षण है। उस परीक्षण का नाम आपको बताना है। यदि आपने 11th और 12th की केमिस्ट्री पढ़ी है वहीं लिखा हुआ है। क्या वह बेनिडिक्ट परीक्षण है? बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह टॉलन सी दे रहे हैं क्या वह आइडोफार्म परीक्षण है और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह फेहलिंग विलियन
CH3 और C6H5CH2CH के बीच भेद करने के लिए दोनों का अंतर, सबसे उपयुक्त परीक्षण आपको बताना है। क्या वह बेनिडिक्ट परीक्षण है, क्या वह टालन परीक्षण है, क्या वह हाइड्रोफार्म परीक्षण है, क्या फेलिंग परीक्षण है? नहीं बनता, चिंता मत कीजिए, इसकी थ्योरी हम लाएंगे 7वें डिस्कशन पर इसको सॉल्व। बच्चों 8वां सवाल, 8वां सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, मध्य प्रदेश PSC में भी इसको पूछा गया। जिस विटामिन में धातु परमाणु यानी मेटल एटम जिस विटामिन में धातु परमाणु या मेटल एटम होता है, वह निम्न है। ये ऑप्शन दे रहे हैं। ऐसी विटामिन का नाम बताना है, यहां ध्यान से सुन लीजिएगा। ऐसी विटामिन का नाम बताना है जिसमें मेटल एटम होता है। क्या वह विटामिन डी है, बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह विटामिन सी है, क्या वह विटामिन B6 है, और क्या वह विटामिन B12 है? किस विटामिन में धातु परमाणु पाया जाता है, यह आपको बताना है कि वो विटामिन कौन सा है। यह हमारा था 8वां सवाल। इसको भी विस्तार से डिस्कस करके 8वें डिस्कशन में हम आपके सामने लाएंगे। 9वां सवाल, एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन से जुड़ा हुआ सवाल PNST ने पूछा, लेकिन उसके पूछने का तरीका थोड़ा और टेढ़ा था। हमने इस सवाल को सरल किया। 1 बिलियन में कैल्शियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड का मिश्रण है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के रूप में केवल एल्यूमिनियम को, केवल ध्यान से, केवल एल्यूमिनियम को अवक्षेपित करने के लिए आपको क्या मिलाना चाहिए? एक बिलियन में कैल्शियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड का मिश्रण है। सवाल को समझिए। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के रूप में केवल एल्यूमिनियम को अवक्षेपित करने के लिए, एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड में केवल अमोनियम को अवक्षेपित करने के लिए आपको क्या मिलाना होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन हम दे रहे हैं। ए ऑप्शन, क्या अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाओगे आप?
बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या NH4Cl प्लस NaOH मिलाओगे। सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या सोडियम क्लोराइड प्लस NaOH मिलाओगे। और डी NaCl प्लस NH4OH। अब उस विलयन में एल्यूमिनियम को अवक्षेपित करना है, नीचे बैठाना है। इसमें से कौन दो को आपस में मिला दोगे तो एल्यूमिनियम अवक्षेपित हो जाएगी, प्रेसिपिटेट हो जाएगी, नहीं बनेगा। डिस्कशन हम आपको समझाएंगे। बच्चों 10वां सवाल। 10वां सवाल फिजिकल केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ। एक गैस दो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2 के नियत दाब के अंतर्गत नियत दाब के अंतर्गत 200 मिलीलीटर से 500 मिलीलीटर तक प्रसारित होती है। मतलब 2 ATM के नियत दाब का 2 ml से 500 ml तक प्रसारित, उतना फैल जाती है। हमारा सवाल है कि गैस द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। क्या वह कार्य, अब ये कार्य है तो किस में निकलेगा, जूल में निकलेगा। क्या वह कार्य, कैलकुलेट करिए आप, मैथ लगाइए इसकी। क्या यह कार्य 30.795 जूल है। बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या यह 1 to 1.9 जूल है। सी ऑप्शन दे रहे हैं -30.759 जूल है। और डी ऑप्शन -60 795 जूल। एक गैस 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नियत दाब के अंतर्गत 200 ml से 500 ml तक प्रसारित होती है। गैस द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। यह सवाल था। 30.75 जूल है, 121.59 है, या 30.759 है, या 60.795 है। तो अब बच्चों बारी है 10 सवालों का आज डिस्कशन करने का ही समय हो पाएगा, क्योंकि सवालों के साथ थ्योरी भी पढ़ानी होती है। तो इसका डिस्कशन हम 10वें पेज पर करेंगे। अब सीधा लिए चलते हैं आपको पहले सवाल पर। आप देखिए कि टोटल आपसे कितने सवाल बने हैं, या टोटल कितने आप सवाल कर पाए हैं। क्या आपकी तैयारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पर्याप्त है,
ये सोच करके पहले सवाल पर आई। हमने पूछा कि डीएनए का पूर्ण जल अपघटन कर दिया जाए तो बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज फास्फोरिक अम्ल और यूरेसिल बनेगा, एडिनिन बनेगा, थाइमिन बनेगा, या बीटा डी राइबोज फास्फोरिक एसिड और यूरेसिल बनेगा। तो इसका सही जवाब होगा बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज फास्फोरिक एसिड एडिनिन। कितने बच्चों ने किया, कितने बच्चों का सही हुआ और नहीं बना है तो लीजिए इसका डिस्कशन। डीएनए के, ये आप जानते हो, डीएनए के डिस्कशन बहुत जरूरी है। डीएनए के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में, डीएनए के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में पेंटोज शुगर होगी, पेंटोज 5 कार्बन वाली पेंटोज शुगर एक, फास्फेट्स ग्रुप, तथा प्यूरिन एंड पायरामिडिन बेस होते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण लाइन लिखे देते हैं कि जब डीएनए जल अपघटित होता है तो यह शुगर, और शुगर कौन सी, डीऑक्सीराइबोज, तो यह शुगर फास्फोरिक एसिड तथा एक पायरेमिडीन क्षार एवं प्यूरिन अब प्यूरिन में यहां देखिएगा प्यूरिन एडिनाइन उत्पन्न, तो डीएनए के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में पेंटोज शुगर होगी, फास्फो ग्रुप और प्यूरिन फास्फेट ग्रुप होगा, प्यूरिन पायरिमिडीन बेस होगा। हमने सवाल ये पूछा था कि डीएनए का पूर्णतः जल अपघटन किया जाए तो पूर्ण जल अपघटन पर क्या होगा, तो ये पूर्ण जल अपघटन पर बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज फास्फोरिक एसिड और एडिनिन बनेगा। चलिए दूसरे सवाल पर, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल अम्ल है, स्ट्रांगेस्ट एसिड कौन सा है। अब यदि एसिड की परिभाषा आपको पता है तो अम्ल कौन होंगे,
जो इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप होगा, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिखाएगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिखाएगा, वो सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल होगा। इसी बात को लिख देते हैं, फिर उत्तर पर आते हैं। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जैसे NO2, फिनॉल की अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ा देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप किसमें है, जरा ऊपर चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, 3 जगह दिख रहा है। अब इस 3 जगह में कंफ्यूजन ये हो गया बच्चों को कि कौन सा वाला सही होगा, A, B और D। D, C तो होना नहीं। अब P नाइट्रोफिनॉल यानी पैरा नाइट्रोफिनॉल जो पोजीशन है, या जस्ट हो, जैसे ये फंक्शनल ग्रुप है और यहां पर नाइट्रो ग्रुप लगा होता तो ये आर्थो कहलाता, एक को छोड़ देता यहां पर होता तो ये मेटा कहलाता, और जब एक दूसरे के आमने सामने ये दोनों ग्रुप लगे हैं तो ये कहलाता है पैरा। याद कर लो, आर्थो, मेटा, पैरा। आर्थो लगातार, मेटा एक अंतराल, और यहां पर चाहो तो 2 अंतराल लिख लो। तो इसका जो सही जवाब होगा, निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है, तो इसका सही जवाब होगा पैरा पोजीशन वाला। आगे लिख देते हैं, पी नाइट्रोफिलान में पैरा नाइट्रोफिनॉल में NO2 पैरा स्थिति में होता है, पैरा स्थिति में होता है, जो कि फिनॉक्साइड आयन पर, जो कि फिनॉक्साइड आयन पर ऋणावेश को विस्थानीकृत करके अम्लीय गुण को ज्यादा दिखाता। ये हमारा दूसरा डिस्कशन था। तीसरे डिस्कशन पर हमने पूछा निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नी बहुलक है। तीसरे सवाल का जैव निम्नी, इसका तीसरे सवाल का सही जवाब होगा नायलॉन 2 और नायलॉन 6। कैसे होगा ये देखिए, हम लिखते हैं। तीसरे सवाल में प्राकृतिक बहुलकों का, माने जो नेचर में पॉलीमर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। प्राकृतिक बहुलकों का जीवाणुओं द्वारा यानी बैक्टीरिया के द्वारा, जीवाणुओं द्वारा अपघटन हो जाता है।
एक बात। दूसरी बात, और ये प्राप्त जो बैक्टीरिया हैं जब इसका अपघटन कर देते हैं तो इसी को जैव निम्नकरणीय बहुलक कहा जाता है। बैक्टीरिया द्वारा किए गए इस क्रिया को जैव निम्नकरणीय बहुलक कहते हैं। तीसरी, नायलॉन 2 और नायलॉन 6, नायलॉन 2 और नायलॉन 6 एक जैव निम्नकरणीय बहुलक है, बायोडिग्रेडेबल है, जैव निम्नकरणीय बहुलक है। कभी कभी एमपीएसआई में एक और सवाल पूछा था, उसका भी जवाब यहीं लिख देते हैं। यह ग्लाइसिन का फार्मूला देखिएगा, NCS2 COOH, NS2 होगा, NS2, यह ग्लाइसिन तथा मीनोक्यूप्रिक अम्ल इसका NS2 और CH2 के 5 ग्रुप होते हैं इसमें, और ये COOH होता है। इसको चाहें मीनोक्यूप्रिक एसिड, ये फार्मूला है, के संघनन यानी कंडेंसेशन के संघनन बहुलीकरण के द्वारा निर्मित होता है। तो हमने सवाल पूछा कौन सा एक जैव निम्नकरणीय बहुलक है, तो यही है नायलॉन 2, नायलॉन 6, और ये नायलॉन 2 जैव निम्नकरणीय बहुलक ग्लाइसिन तथा मीनोक्यूप्रिक अम्ल के संघनन बहुलीकरण के द्वारा निर्मित होता है। दोनों का उत्तर यहीं लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। प्रश्न थोड़े कठिन आपको लगते होंगे, न कर पाते होंगे तब, पर बच्चों परीक्षा में यही सवाल आएंगे, इसलिए थ्योरी इसकी मजबूत कर लीजिए। जहां जहां से हमने सवाल उठाए हैं, क्या आप देख लीजिए कि क्या उन सवालों को आपने पढ़ा है, क्या वो सवाल आपके तैयार हैं, ये जरूर देख लीजिए। एक कार्बनिक यौगिक, कार्बन इतना है, हाइड्रोजन इतना है, शेष ऑक्सीजन है। अब यही एक सवाल, इसका भी फार्मूला हम चाहते हैं कि ये दोनों ये आपस में क्रिया कर लेते हैं, ग्लाइसिन और मीनोक्यूप्रिक अम्ल। यदि ये ऐसे याद कर लोगे, कहीं ये भी पूछा जाए, अब पूरी जगह नहीं है, नहीं तो लिख देते ग्लाइसिन प्लस एमिनोक्यूप्रिक एसिड, ये जब दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो नायलॉन 2 और नायलॉन 6 बन जाएगा।   इसका जो फार्मूला होता है नायलॉन 2 और नायलॉन 6 का,   इसका जो फार्मूला होता है नायलॉन 2 और नायलॉन 6 का,    इसका जो फार्मूला होता है नायलॉन 2 और नायलॉन 6 का,    इसका जो फार्मूला होता है नायलॉन 2 और नायलॉन 6 का,   इसका जो फार्मूला होता है नायलॉन 2 और नायलॉन 6 का,
ये भी देख लो कि कैसे ये फार्मूले को लिखते हैं। NH यहाँ से होगा CH2 NH CH2। अब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फार्मूला है CH2 3C कीटोनिक ग्रुप इधर लग जाएगा, और ये टुकड़े टुकड़े में इस तरह से ग्रुप बना करके लग जाते हैं। इसके कुल संख्या यहाँ जितना आप चाहो तो बहुलीकरण में एक करके ये जुड़ जाएंगे। तो ये जो फार्मूला आप देख रहे हो यही नायलॉन 2 है, नायलॉन 2 और नायलॉन 6। चलिए अगले सवाल पर, कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकलेगा। अब इसको लगाने के लिए इधर आए। कार्बन का कितना है, कार्बन बराबर है 40.68%। हाइड्रोजन का है 5.085। तो ऑक्सीजन का क्या होगा, क्योंकि टोटल में इतना है तो ऑक्सीजन का देखिए कैसे निकलता है। ऑक्सीजन का निकलेगा 100% में 100 होगा, माइनस 4068 प्लस 5085। भाई टोटल परसेंट में इन दोनों को जोड़ दिया जाए, तभी तो सवाल कर रहा है कि इसमें 100 के अलावा जो होगा वो ऑक्सीजन होगा। तो ये बराबर होगा 54 कर लेना 54.228। अब ये 54.228 में ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, क्योंकि मूलानुपाती सूत्र निकालना है आपको, तो इनके अलग अलग मूलानुपाती सूत्र निकालो। तो कार्बन का निकालोगे क्योंकि परसेंटेज दिया हुआ है, तो कार्बन का है 40.6, ये बार बार सवाल आता है, 40.687। तो इसका परमाणु भार कितना है 12, इससे भाग दोगे तो ये आएगा 3.3 906। हाइड्रोजन का दो निकालोगे तो हाइड्रोजन का कितना होगा 5.085 बटे 1 करोगे तो ये कितना आएगा 5.085 आएगा। ऑक्सीजन का करोगे, ऑक्सीजन का आपने निकाल लिया है इधर 54.228 अपॉन 16 होगा इसका, तो ये कितना निकलेगा 3.382 3.3892 कर लेना। अब ये जो होगा सवाल को पढ़ना, ये जो निकलता है जो हमने ऑक्सीजन का निकाला, शेष ऑक्सीजन, इसका आणविक सूत्र या मूलानुपाती सूत्र क्या है, क्योंकि जो ऑक्सीजन का निकला है शेष वाले हिस्से से, अब इन सब को इन शेष वाले हिस्सों से भाग दे दो। अब भाग कैसे दोगे, अब जो इसमें आया है, चूंकि मूलानुपाती कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का निकालना है, तो ये जो आया है 3.3892, तो यहाँ पर आगे करके लिखना कि 3.3
906 अपॉन 3.3892। ये करोगे तो इससे आप निकालोगे तो 1 आएगा। यदि इसी का पूर्ण अनुपात निकालोगे, कंप्लीट रेशियो निकालोगे तो 2 आएगा। फिर इसी का इसका आया कितना 5.085। फिर इससे फिर भाग देंगे किससे 3.3892। तो इसको निकालोगे तो ये करीब 1.5 आएगा, 1.5 आएगा। तो चूंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन का मूलानुपाती सूत्र 2 करके निकलेगा, तो ये पूर्ण अनुपात में निकलेगा, तो ये सॉरी 1.5 दूना 3 हो जाएगा। और ऐसे ऑक्सीजन पर आओगे तो ऑक्सीजन का ये जब इससे करोगे तो 3.3892 अपॉन 3.3892, तो ये कुल मिला करके 1 आएगा। तो इसका पूर्ण अनुपात निकालोगे तो 2 आएगा। तो 2 3 2 2 3 2। अतः यहाँ लिख लेना, अतः यहाँ से ऊपर चले जाना, अतः आणविक मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर हो जाएगा C कितना आया है ये C2H3 और ऑक्सीजन का कितना आया है 2 C2H3O2। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H3O क्या है C2H3O2 यानी इसका सही जवाब होगा। यह भी सवाल पीएनएसटी ने पूछा है, कैसे मूलानुपाती सूत्र निकालते हैं, कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं, ये भी पढ़ लेना। और ये फार्मूला कैसे निकाला जाता है ये हमने इधर समझा दिया। 5वें सवाल पर आओ। 5वें सवाल में मोल अंश का कैसे निकालते हैं। मोल अंश, एक वाष्पशील विलेय युक्त एक विलेय का मोल अंश 0.20 है और विलायक का वाष्प दाब 0.75 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है, तो विलयन का वाष्प दाब क्या होगा। तो इसको कैसे निकालते हैं। मूल अंश को निकालने के लिए इसको आपको लिख देते हैं, लेकिन बार बार आगे पीछे करके समझ लेना। जल्दी में बताने में न समझ में आए तो वीडियो को बार बार आगे पीछे करके समझने की कोशिश करना। मूल अंश बराबर होगा 0.20। वाष्प दाब दिया है, ये सब उधर लिखा है। वाष्प दाब बराबर दिया है 0.75 एटीएम। ठीक, वाष्प दाब में अब नमन कितना है। वाष्प दाब में अब नमन कितना है, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये निकालोगे तो PI इंटू हो जाएगा 2। तो इसको जब आगे बढ़ाओगे तो ये है 0.75 इंटू 0.20। ये जब कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 0.1580। बार बार कैसे ये सवाल लिखा गया है, कैसे
निकाला गया है। इसको थोड़ा तुम जब पढ़ना, दोबारा इसको देखना, थोड़ा आराम से करके देखोगे, तुरंत दिमाग में चढ़ जाएगा। तो 0.015 ATM, ये भी PNST में नीट में पूछा गया सवाल है। छठवां सवाल के निर्माण में तनुकृत माध्यम में KI और KMnO4 के साथ अभिक्रिया कौन करता है? छठवां सवाल देखिए, किस तरह से इसकी अभिक्रिया को प्रदर्शित कर सकते हैं? पहले तो ये देखिए कैसे कर सकते हैं। KMnO4, आप सवाल देखते रहिए, आपके पास सवाल है, सवाल देखते रहिए। KMnO4 प्लस H2O प्लस पोटेशियम आयोडाइड, ये जब आपस में क्रिया करते हैं तो बनता क्या है? 2MnO2 प्लस 2KOH प्लस KiO3 एक। अब क्या होगा? आयनिक फॉर्म में जब रासायनिक अभिक्रिया जाती है, आयनाइजेशन की प्रक्रिया में जाती है, तो ये देखिए क्या होता है, 2MnO4 प्लस H2O, पानी में घुला H2O प्लस आयोडीन भी आयनाइज्ड हुआ, तो ये बना करती है 2MnO2 प्लस 2H प्लस IO3। इसलिए IO3 का निर्माण। फिर इसको भी समझने की कोशिश करना, ये रासायनिक अभिक्रिया होगी, फिर आयनिक फॉर्म में ये रासायनिक। अब चूंकि ये MnO4 बन गया, यही आयनिक फॉर्म में जब रिएक्शन की क्रिया होती है तो ये IO3 बन जाता है। और ये जो भी आपके NCERT की बुक है उसमें स्पष्ट रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई है, पढ़ लेना इसको, ये सही उत्तर होगा IO3। ये IO3 के निर्माण के लिए ये रासायनिक अभिक्रिया छठवें सवाल की। सातवां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा CH3CHO और C6H5CH2CHO के बीच भेद करने के लिए उपयुक्त परीक्षण है? बेनेडिक्ट है, टॉलेन परीक्षण है, तो कौन सा है आयोडो दोनों के बीच भेद? किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, ये आयोडोफॉर्म परीक्षण कराता है। और यह आयोडोफॉर्म परीक्षण है क्या? जरा ध्यान से इस डिस्कशन को देखिएगा। आयोडोफॉर्म परीक्षण C CH3C, ये जो समूह, ये जो फंक्शनल ग्रुप आप देख रहे हैं, एक ये समूह द्वारा प्रदर्शित होता है और CH3CHO में एक और था ना, क्या था? CH3, हाँ, CH3CHO में, यहाँ लिख लो, CH3CHO में CH3CO समूह होते हैं
तथा धनात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण देते हैं। NaOH तथा आयोडीन की अभिक्रिया के उपरांत पीले रंग का अवक्षेप बनता है। ये आपने प्रैक्टिकल में किया है आयोडोफॉर्म रिएक्शन। तो एक ये CH3 वाला हो गया, जबकि दूसरा वाला कौन सा था? जबकि दूसरा वाला ये था C6H5CH2CHO। तो इसमें लिख लेना, ये तो एक पहला वाला हो गया, ये पहला वाला हो गया। दूसरा वाला C6H5CH2CHO ऋणात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण देते हैं। मतलब इसमें ये पीले रंग का पदार्थ नहीं बनेगा या एक्शन में नहीं आएगा। कुल मिलाकर के ये है, थोड़ा सा नीट के हिसाब से ये डिस्कशन हमने कर दिया है। 8वां सवाल था हमारा, आपको याद होगा जिस विटामिन में धातु परमाणु होता है वह कौन सा है? तो इसको आपने कई बार पढ़ा भी होगा कि इसका सही जवाब है विटामिन B12। इसका केंद्रीय धातु आयन कोबाल्ट CO है। अगला सवाल है 9वां सवाल, 1 बिलियन में CaCl2 AlCl3 का मिश्रण है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के रूप में केवल एल्यूमिनियम को विक्षेपित करने के लिए आपको क्या मिलाना होगा? ये पहले इसका उत्तर लिख देते हैं। चूंकि बिलियन में कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 तथा AlCl3 है, गुणात्मक परीक्षण करने पर क्वालिटेटिव एनालिसिस करने पर, गुणात्मक परीक्षण करने पर Al समूह 3rd का सदस्य है। पीरियोडिक टेबल देखिए, एल्यूमिनियम समूह यानी ग्रुप 3rd का सदस्य है। यह अमोनियम क्लोराइड NH4Cl तथा NH4OH के साथ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3 का अवक्षेप देते हैं। इसलिए इसका सही जवाब होगा अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के रूप में केवल एल्यूमिनियम को विक्षेपित करने के लिए केवल अमोनियम, क्योंकि अब इसके साथ ये अवक्षेप नहीं देगा, इसलिए इसका सही जवाब होगा।
आज के सेशन का अंतिम सवाल था कि एक गैस 2 एटीएम के नियत दाब के अंतर्गत 200 ml से 500 ml तक प्रसारित होती है। गैस द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो 10वें सवाल पर का डिस्कशन कर देते हैं। गैस द्वारा कार्य कैसे कैलकुलेट, जैसे फिजिक्स में करते हैं ऐसे ही भी यहाँ जूल में कार्य की गणना करनी है। तो पहले इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर देते हैं। V1 बराबर है 200 ml, तो इसको लीटर में बदल लेते हैं तो 0.2 लीटर। V2 बराबर है 500 ml, तो ये हो जाएगा 0.5 लीटर। प्रेशर यहाँ कितना दिया है, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पर प्रेशर जो है ये लग रहा है 'x'। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का प्रेशर लगेगा तो 2। अब देखिए किया गया कार्य W बराबर होगा, क्योंकि प्रेशर उसके आयतन को घटाने का काम करेगा। तो देखिए W बराबर लगने वाला जो प्रेशर होगा वो हो जाएगा माइनस में, ये इंटू V2 माइनस V1। तो W बराबर होगा -2 इंटू 0.5 माइनस 0.2 बराबर यहाँ करोगे तो कुल मिलाकर के यहाँ पर कैलकुलेट -0.6 आएगा। चूंकि 1 लीटर वायुमंडल, चूंकि 1 लीटर वायुमंडल पर जो प्रेशर बनेगा वो 1.33 जूल आएगा। अब इसको बार बार आगे पीछे करके देख लेना, क्योंकि समय जो है ज़्यादा हो गया है। अतः गैस द्वारा किया गया कार्य, अतः गैस द्वारा किया गया कार्य बराबर होगा 101.33 गुणे 0.6 बराबर होगा माइनस ये, चूंकि ये माइनस में ही जाएगा क्योंकि माइनस उस ये माइनस में चल रहा है तो ये माइनस में जाएगा 60795। कैसे आया है ये कैलकुलेट कर लेना, देख लेना, यानी इसका सही जवाब होगा 60795। इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। तो ये अंतिम सवाल था, 10वां सवाल। अब चलने का हुआ समय। कैसे लगे सवाल ये जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, चैनल को आगे बढ़ाना, 5 मिनट बढ़ाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। यह क्लास शाम को 5 बजे हमेशा की तरह लाइव होगी। आप हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर नए सब्जेक्ट, नए सिलेबस और नए उमंग के साथ फिर से आपसे होती है मुलाकात। बच्चों तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।